आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई। गुन्हा नोंद केल्यास दुसरा दिवशी दिनांक 8/3/21 रोजी फिर्यादमधील संशयित आरोपी सचिन वाझे यांचा जबाब नोंदवण्यात आला। त्यांनी चौकशीमध्ये त्याचे विरुद्ध सर्व आरोप फेटाळून लावले। नमूद स्कॉर्पिओ गाडी ही आपल्या ताब्यात कधीही नसल्याचे सांगितले व मृत व्यक्तीसोबत कोणत्याही संबंध नसल्याचे सांगितले। तसेच सदर गुन्ह्याचे मध्ये त्याचा कोणताही सहभाग नसल्याबाबत आणि त्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सांगितले। परंतु दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तपास अधिकाऱ्यांनी सचिन वाझेचा जबाब खोटा असल्याचे पुरावे प्राप्त केले असून त्याच्या गुन्ह्यामध्ये नक्की काय सहभाग आहे याबाबतची पुढील चौकशी चालू आहे। अशी परिस्थितीमध्ये दहशतवाद विरोधी पथकाने प्रथम चौकशीत प्राप्त झालेल्या माहितीचे तांत्रिक विश्लेषण करून गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले सिम कार्डचा शोध लावला। सदरचे सिम कार्ड हे मुंबईमध्ये पत्त्याचे क्लब व बेटिंग घेणाऱ्या इसमाने सचिन वाझे याचे सांगण्यावरून त्याच सिम कार्ड त्याचेकडे बुकी म्हणून काम करणारे नोकराने गुजरात येथील त्याच्या ओळखीचे इसमाकडून प्राप्त करून घेतली। सदरची सिम कार्ड ही गुजरातच्या एक कंपनीचे नावे खरेदी केल्याचे निष्पन्न होते। प्राथमिक चौकशीत सदरची सिम कार्ड ही बुकी नरेश रमणिकलाल गौर याने सचिन वाझे याचे सांगण्यावरून आरोपी विनायक शिंदे यांच्याकडे दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याने नरेश रमणिकलाल गौर व विनायक शिंदे यास दिनांक 21/3 रोजी 9 वाजता अटक करण्यात आलेली आहे। विनायक शिंदे हा मुंबई पोलीस दलातील 2007 मध्ये वर्सोवा येथे झालेल्या लखन भैया बनावट चकमक प्रकरणातील आजीवन कारावासाची शिक्षा झालेला आरोपी आहे। तो सध्या मे 2020 पासून कोरोनाचे साथीच्या आजाराच्या कारणावरून पैरोल रजेवर असताना त्यांनी हा अपराध केलेला आहे। उसमें से एक को लखन भैया हत्याकांड में लाइफ की उम्र की कैद की सजा हुई है। वो मई 2020 में सहभाग घेण्याबाबतचे तपासामध्ये बाहेर आया था। झालेले आहेत। अटक झालेले आरोपी यांना घटनास्थळी सोबत घेऊन जाऊन गुन्हा कसा केला याबाबतचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आलेले आहेत। सदर अटक व पाहिजे आरोपी यांनी घरे, कार्यालय व गोडाऊन इत्यादी ठिकाणी छापा टाकून गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण चालू आहे। आरोपी गौड याच्या मार्फत मंगवलेले 14 नरेश गौर ने काफी सारे सिम कार्ड जो हैं वो प्रोक्योर किए थे और दिए गए थे सचिन वाझे को, जो सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर हैं। सदर सिम कार्ड ज्या मोबाइल मध्ये वापरली गेली त्यामधील काही ये सारे सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ है नष्ट केले असल्याची प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट होत आहे। अटक आरोपी याचेकडे करण्यात आलेली चौकशी त्यामधून मिळालेल्या माहितीचे केलेले तांत्रिक विश्लेषण आणि त्याचप्रमाणे गुन्ह्याशी संबंधित संशयित इसमाकडे केलेली चौकशी याचे आधारे मिळालेल्या माहिती अनुसार दामन दीव येथे तपास कामी रवाना झालेले पथक गुन्ह्याच्या वापरल्या संशय असलेल्या वॉल्वो कार व संशयित इसमासह मुंबईत आज दिनांक 23/3/21 रोजी परत आलेले आहे। जो वॉल्वो कार जो है जो सचिन वाझे की है उसको लेके आया गया है दमन से यहाँ मुंबई में और जांच पड़ताल उसकी भी की जा रही है। याचेकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे। सदर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की मदद ली जा रही है। काही इसमांना अटक होण्याची शक्यता आहे। आमच्याकडे बरेच नाव आहेत, बरेच संशयित आहेत। फक्त पुरावे गोळा करण्याचं काम बाकी आहे, तो सुद्धा होईल। गुन्ह्याच्या अनुषंगे बराचसा परिसर, ऑफिसेस आणि मार्गावरील सीसीटीव्हीचे फुटेज घेण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे जितने सीसीटीवी फुटेज थे वो सारे प्रोक्योर कर लिए गए हैं। चालू आहे। आरोपींनी काही ठिकाणाचे सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करून नष्ट केल्याचे पुरावे सुद्धा समोर येत आहेत।
काफी सारे जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं उनको नष्ट किया गया है, उनको इसकी जानकारी एटीएस को है। जबाब नोंद केलेले आहेत। कई सारे लोगों के विटनेस स्टेटमेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। जवाब देण्यास तयार आहेत, त्यानुसार कारवाई चालू आहे। अभी भी इस इन्वेस्टिगेशन में काम अभी भी बाकी है, वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय तपास यंत्रणा याचे दिनांक 25/3/21 पर्यंत पोलीस कोठडीत आहे। त्यामुळे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्याचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून NIA कोर्टमध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। 25 तारीख को जो सचिन वजे का रिमांड खत्म हो रहा है, वहां पर उस अदालत में जाकर जहां पर NIA का मामला चल रहा है, उसमें वहां जाकर ATS सचिन वजे की जो कस्टडी है वो मांगने की कोशिश करेगी। गुन्ह्याचा तपास महत्त्वाच्या टप्प्यावर चालू असून दहशतवाद विरोधी पथकची विभिन्न पथके रात्रोदिवस अथक परिश्रम करीत आहेत व गुन्ह्याच्या मुख्य सूत्रधार शोधून त्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। धन्यवाद। जय हिंद। ये पूरे मामले में काफी कठिन परिश्रम की है एटीएस ने, और उस पूरे मामले में जांच पड़ताल जो की उससे काफी कुछ उन्हें पता चला है, और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इसमें जो मोटिव है वो भी उन्हें पता चल जाए। सचिन वाजे ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज किए। एटीएस महाराष्ट्र एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विद्या हमारी संवाददाता सीधे मुंबई से हमारे साथ हैं। विद्या, एटीएस चीफ ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, बहुत सारी चीज जानकारी दी गई है जो अब तक उन्होंने प्रोक्योर किया है इस पूरे मामले में, चाहे वो सिम कार्ड हो, जो जैसा कि एक बुकी को गिरफ्तार किया गया था, उसके पास से कई सारे सिम कार्ड मिले जो फर्जी हैं, जो गुजरात में रजिस्टर्ड थे, और उनको किस तरह से यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था। सारे सिम कार्ड तो नहीं इस्तेमाल हुए थे, थोड़े से सिम कार्ड इस पूरे क्राइम में इस्तेमाल हुए थे, ये बताया गया। इसके अलावा जो कार है, जो वॉल्वो कार है जिसे दमन से लाया जा रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट और बाकी गाड़ियों का जो इन्वॉल्वमेंट है सचिन वजे की, उन सब का इन्वॉल्वमेंट को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है, वो भी जांच में सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा जो क्योंकि हिरेन मनसुख मामले में हिरेन मनसुख की जो पत्नी है विमला जी, उन्होंने जो केस रजिस्टर कराया था उसके अनुसार उनका पूरा शक सचिन वजे पे था, लेकिन सचिन वजे ने अपने स्टेटमेंट में जो बातें बताई थी वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं पाई गई थी। इसी वजह से इस पूरी जांच पड़ताल में तेजी आई थी, और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के जितने फुटेजेस हैं वो भी इकट्ठा करके फिर पूरे मामले में उन्होंने बताया है कि कई सारे सीसीटीवी फुटेज जो अहम थे वो डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए हैं। जी विद्या, 2-3 चीजें यहाँ पर प्लीज समझाइएगा। एक तो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी संदिग्ध कार, उसके अलावा मनसुख हिरेन की मौत, उसके अलावा सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा जो वॉल्वो कार बरामद की, सिम कार्ड्स बरामद किए, लोगों को गिरफ्तार किया। ये पूरी बात हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारी संवाददाता विद्या लगातार हमारे साथ थी, लेकिन इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। लगातार चुनाव प्रचार में, और ये मेदिनीपुर में अमित शाह का रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी समर्थकों की जबरदस्त भीड़ के बीच अमित शाह न सिर्फ ममता दीदी पर, टीएमसी पर जमकर बरस रहे हैं, और बुआ भतीजे ने गबन किया है, यह आरोप लगाते हुए इस वक्त पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रोड शो कर रहे हैं अमित शाह। बंगाल की लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही है। पहले चरण का चुनाव 27 तारीख को है, दिन बहुत कम है। 2 दिन के चुनाव प्रचार में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, और इस समय पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो शुरू हो चुका है।
पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार को लेकर जबरदस्त सरगर्मी है। अमित शाह ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि तूफान राहत के लिए भेजे गए पैसे खा गई है टीएमसी। उन्होंने भतीजा बुआ पर आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी की पुरुलिया रैली में उन्होंने पैर टूटने के बावजूद बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि मेरा पैर तोड़ा गया ताकि मैं चुनाव प्रचार न कर सकूं। इमोशनल स्पीच उन्होंने दी। और इस वक्त मेदिनीपुर में रोड शो शुरू हो गया है। उधर कांति की एक रैली में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मतलब ये कि फर्स्ट फेज के काउंटडाउन के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर चल रहा है। भारी भीड़ के बीच अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। भीड़ आप देख रहे हैं, ये एरियल दृश्य अपने आप को दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह पहले फेज के चुनाव के अंतिम चरणों में, यानी कि काउंटडाउन है, अब सिर्फ 2 दिन, आज और कल का दिन बाकी है। जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अमित शाह ने गबन का आरोप लगाया ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर। तो उधर ममता बनर्जी ने कहा कि खेला होबे और बीजेपी जाबे। सूर्याग्नि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, फर्स्ट फेज के पहले जब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, ऐसे में किस तरह से और ज्यादा आक्रामक दोनों बीजेपी टीएमसी और अभी जो रोड शो हो रहा है उसकी क्या खबर अमित शाह की? देखिए अगर हम आरोप प्रत्यारोप के बारे में बात करें तो बीजेपी और तृणमूल दोनों ही एक भी इंच पीछे वो हट नहीं रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है बीजेपी के वो तोलाबाजी में मदद करते हैं लोकल लीडरशिप को, और दूसरे तरफ ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी दावा करते हैं कि बाहर से नेता आते हैं, यहाँ पे बीजेपी को बाहर से चलाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल को भी बाहर से चलाया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम आज के बारे में बात करें तो आज खबरें लगातार आ रही हैं। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर शक के घेरे में आया जिसका नाम है संजीव वाजे ना, सचिन वाजे, क्षमा करिए, आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरी कहानी आई कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि होम मिनिस्टर साहब ने टारगेट फिक्स किया है मुंबई से 100 करोड़ रुपया पर महीने का। तो परसों हमने एक विषय उठाया था कि अगर महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ एक मंत्री का टारगेट है वसूली का कोटा 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र का कितना है? और अगर एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़ तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है? और यह भी सवाल उठाया गया था कि गृह मंत्री जी ये सिर्फ अपने लिए वसूली कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए? इन तीनों का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। आज सुबह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ बातें कही हैं जो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी, और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। और जो कमिश्नर सीआईडी थी एक रश्मि शुक्ला, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। उसमें बड़े रसूखदार लोग थे जिनके संबंध सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द थे, और कुछ ब्रोकर्स थे। उनके पूरे डिजिटल कॉन्वर्सेशन भी लॉफुल तरीके से प्राप्त किए गए थे। और डीजीपी ने
सुबोध जायसवाल जी ने उसको भेजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, कृपया कर करके आप इसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। यह कहानी 2020 की है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी, रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया, क्योंकि अपनी सीनियरिटी में वो उस स्तर पर पहुंच गई थी। और जो बताया देवेंद्र जी ने 10 फीट बटा 10 फीट का उसका एक क्यूबिकल था, और ये दोनों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया। आज ये बताना जरूरी है कि ये दोनों डीजीपी और जो एक तो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस थे सुबोध जायसवाल, आई अंडरस्टैंड ही इज नाउ इन सीआईएसएफ डीजीपी, और रश्मि शुक्ला इतना डिमोरलाइज थी कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आई, शायद वो भी कहीं पर मुझे बताया गया है कि सीआरपीएफ या कहीं पर वो एडिशनल डीजीपी है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। अब थोड़ा मैं अपने इस पूरे विषय को एक ट्रायंगल के रूप में आप में प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे सस्पेंडेड था लगभग 15-16 वर्ष तक, शिवसेना का मेंबर बनता है, उसको कोरोना काल में रीइंस्टेट करते हैं। क्या कहते हैं? बहुत से पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जरूरत है। रीइंस्टेट किया तो सिर्फ एक इनको किया और 4 कांस्टेबल को किया। ये रीइंस्टेट होने के साथ एंटिया का घटना सामने आती है, जो जिलेटिन बार मिली है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। उस पर भी एक विषय मुझे कहना है, अभी मैं आऊंगा। और उसके बाद उन्हें 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया जाता है, क्योंकि जो इनका अतीत रहा है उसके बारे में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो ये डिलीवर कर सकते हैं। उनको दिया गया, जो पुलिस कमिश्नर ने बताया। अब मैं ये जो टारगेट की बात की जा रही है, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, और ये बात बहुत गंभीर है। आपको मालूम है वो जो कि जो हमारे स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी उसमें जिलेटिन मिला था, ठीक है, याद करिए आप। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिलता है तो उसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए उसकी जांच कर रही है, ठीक है। और एनआईए के सेक्शन 8 में एक बात का और प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड ऑफेंस होता है तो उसकी भी जांच एनआईए ही करेगी। ये जो उस गाड़ी का मालिक है, इसका नाम मनसुख हिरेन। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंटी टेररिज्म स्क्वाड
महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में थी। उसमें भी सचिन वाजे का नाम आया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एनआईए ने रिक्वेस्ट किया है अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन कि इस मनसुख हिरेन के मृत्यु या हत्या की जांच हमें दे दी जाए, क्योंकि उसके तार जुड़े होंगे। वो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अगर एनआईए पूरे उस जिलेटिन, उस गाड़ी के पूरे मामले की जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जांच कर रही है, तो उस जांच में अगर उस गाड़ी के मालिक की संदेहास्पद मृत्यु होती है, तो वो जिम्मेवारी एनआईए को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो इसके सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, उसकी ईमानदार जांच को रोका जा रहा है? हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सचिन वाजे ने उनको मरवाया, मुंबई की एटीएस बहुत तेजी से उस पर अपनी गाड़ी भगा रही है ताकि जांच को वाजे पर ही रोक दिया जाए। इस पूरे मामले की व्यापक जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बहुत गंभीर सवाल है। आप ही लोगों ने मीडिया में चलाया था कि कुछ जिलेटिन के तार किसी दूसरे प्रदेश के जेल से भी लिंकेज है ना, याद करिए अपने रिपोर्टिंग को आप लोग। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर कहूंगा, अगर भारत की एनआईए एक उद्योगपति के घर के सामने जो मिली है गाड़ी जहां से जिलेटिन रिकवर हुआ, उसके पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अगर उस गाड़ी का तथाकथित मालिक से संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाया जाता है, तो उसकी जांच को क्यों रोका जा रहा है? ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, कोई पदाधिकारी हो पुलिस का, चाहे वो डीजीपी पूर्व के हो या क्राइम की हेड हो, हम सिर्फ तथ्यों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। The BJP would like to clarify clearly and categorically that we don't wish to take the side with anyone. We are only bringing the fact into the public domain, including all the suspicious circumstances, which raises very sensitive questions, जो कि बहुत ही संदेहास्पद सवाल पैदा करते हैं। अब इससे एक और सवाल निकलता है, महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? Who is running the show of Maharashtra? क्या is it the most confused government in the history of Maharashtra? जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है। अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो एनसीपी से, उनके आदमी, उनके नेता है। एनसीपी से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है। और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें। तो ये कौन सी अगाड़ी है? ये जो अगाड़ी तिगाड़ी पर खड़ी है, इसका डायरेक्शन क्या है? What is the political direction of this Agadi, Vasuli Agadi, standing upon three pillars, Tigadi of NCP, of Shiv Sena and Congress? ये कौन सा नाटक हो रहा है? महाराष्ट्र ऐसे प्रगतिशील बड़े प्रदेश को ये कौन सी पीड़ा में धकेल दिया गया? आइए सीधे मेदिनीपुर लिए चलते हैं। अंजना हमारी साथी अमित शाह के रोड शो में हैं, उनसे बात कर रही हैं। तो बंगाल का संग्राम चरम पर है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं मिदनापुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना ये रोड शो कर रहे हैं। ये नजारा आपको दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गृह मंत्री अपने तरीके से पूरे संग्राम को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी, ये भीड़ देखकर तो साफ है कि एक विकल्प के तौर पर आप उभर गए हैं, लेकिन यहाँ से सत्ता तक के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं
कि कुर्सी बंगाल की मिलेगी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है वो बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे देश की जनता गंभीरता के साथ लेती है। हमने घुसपैठ मुक्त बंगाल का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया है, महिला सुरक्षा से युक्त बंगाल का वादा किया है। हमने सोनार बांग्ला की कल्पना की है जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पुनः एक बार हम आसमान को छूने तक ले जाएंगे। और मैं मानता हूं जिस प्रकार की अराजकता यहां पर हुई है, तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल की जनता, आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहां 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी 200 सीटों पर आप अटके हुए हैं, अब तो कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सीएए को लेकर मन में कोई दुविधा है? वरना हर जगह आप नहीं दहाड़ रहे थे। मैनिफेस्टो के दिन कह दिया कैबिनेट का पहला फैसला होगा, और कांग्रेस कह रही है सर कि आप असम में कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कहते हैं। देखिए, सीएए के बारे में हमने स्पष्ट करा है कि बंगाल के अंदर और देश भर में जो करोड़ों शरणार्थी हैं उनको नागरिकता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और ये हमारा सभी शरणार्थियों से एक अटल वादा है। आप कहते हैं कि आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसकी वो कैसे होगा सर? उसके लिए क्या है? सीएए तो सिटीजनशिप का है ना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे, थानों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि थाने घुसपैठ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इससे घुसपैठ काफी हद तक अटकेगी और उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को भी आगे। नंदीग्राम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ऐसा कमी होता है कि अपने सबसे कद्दावर नेता को आमने सामने उतारा जाता है। नंदीग्राम की लड़ाई कैसे जीतेंगे और कैसे आप आश्वस्त हैं कि ममता को शिकस्त देंगे? वो तो कह रही है यहाँ की बेटी है, ये सब बाहरी आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। इतने सारे लोग टूरिस्ट अगर होते हैं तो मैं ममता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, वो अपनी स्वप्न की दुनिया में जी रही है। लेकिन क्या ये बाहरी वाला एक मुद्दा है अमित जी, जो आपको लगता है थोड़ा सा कहीं बैकफुट पर आपको डाल रहा है? बंगाली भाषा को हम हर जगह लागू करेंगे, आपको ज्यादा असर्ट करना पड़ रहा है कि हम बंगाल के लिए सब कुछ नहीं। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, कोई बाहरी बन ही नहीं सकता। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, इस पर का एक गुजराती आए और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या जवाब हो? देखिए, ममता जी समझ नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो हमारा दल हर राज्य में चुनाव लड़ता है, इससे कोई बाहरी नहीं हो जाता। बंगाल, गुजरात में जो बंगाली रह रहे हैं वो भी बाहरी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहरी नहीं, सारे भारत के लोग हैं। जहाँ तक बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बने। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया, क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया सर? सार्वजनिक करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए आपको लग रहा है? चोट से क्या सियासी फायदा उनको मिलेगा सर? मैं नहीं मानता। जिस प्रकार का रिस्पांस आज सुबह में एक छोटे से द्वीप पर गया था, 40,000 से ज्यादा संख्या चिलचिलाती धूप के अंदर बैठी थी, मैं नहीं मानता उनको फायदा मिलने जा रहा है। आप एक कैमरा जरा पब्लिक को में घुमाइए, हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। अभी भी आपको भरोसा है सर पूरे 200 सीट का? आज भी 5 दिन पहले वादा है आपका? जी जरूर, हम 200 से ज्यादा सीट। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र पर, अनिल देशमुख महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे
पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूं, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको लगता है गृह मंत्री को हटाना चाहिए सर? मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। शरद पवार को कोई सलाह? ना जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जो आज इस रैली में मिदनापुर में लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और ये समूह आप देख रहे हैं लोगों का, जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 200 का जो हमारा वादा है, वो 200 का टारगेट हम पूरा करेंगे। कैमरामैन हितेश के साथ अंजना ओम कश्यप, मिदनापुर आज तक। बड़ी खबर, बंगाल का धरतीपुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, ये अमित शाह ने कहा है। बंगाल में उन्होंने कहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर भी उन्होंने कहा कि नैतिकता दिखाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कोई सलाह देना नहीं चाहता। आज तक से उन्होंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे फैसला लें। हाँ, देवेंद्र फडणवीस जो भेजेंगे हमें रिपोर्ट, हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे और आगे बात करेंगे। लेकिन बंगाल की बात करते हुए अमित शाह ने यह कहा कि बंगाल का धरतीपुत्र यानी कि बंगाल का व्यक्ति ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा अगर बीजेपी सरकार बनाती है बंगाल में। तो अगर बीजेपी बंगाल में जीतती है तो बंगाल के धरतीपुत्र को यानी कि बंगाल के ही व्यक्ति को अमित शाह ने बंगाल का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है कि बंगाल का धरतीपुत्र यानी बंगाल का ही कोई व्यक्ति बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ने जहां बंगाल में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है, वहीं ममता बनर्जी ने एक माइंड गेम खेला है। बड़ी इमोशनल बातें आज उन्होंने अपनी रैली में कही है। माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बंगाल का युवा आज बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए आया है। लड़ाई होवे। पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, हमरा आशोल परिवर्तन चाहिए। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे। मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाव। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा या खेला 2 मई को तय हो जाएगा, मगर चुनावी घमासान का पहला राउंड 27 मार्च को होगा, जिसके लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रणनीति के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में है, सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। कि ममता दीदी, आप जरा बंगाल की जनता को जवाब दीजिए कि ये राज्य में क्या आप घुसपैठ रोकना चाहती है क्या? मित्रों, बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज? टोल मनी चाहते हो? ये टोल बाजों को चाहते हो? ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है, मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर। वहीं ममता बनर्जी ने एक बड़ा माइंड गेम खेला है।
उनकी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दावा किया है कि बंगाल से मिल रही नेगेटिव रिपोर्ट के बाद बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम बंगाल में डेरा डाल दिया है। डेरेक ने अपने ट्वीट में लिखा है, XYZ सीटें जीतने के अपने गैस गुब्बारे उड़ाने के बाद जमीनी स्तर से मिल रही नेगेटिव रिपोर्ट ने टूरिस्ट गैंग के लीडर को अगले कई दिनों तक कोलकाता में कैंप करने पर मजबूर कर दिया है। बंगाल के चुनावी जंग में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही माइंड गेम खेल रही हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का ट्वीट इसी की एक कड़ी है। हालांकि सांसद डेरेक ओब्रायन ने ये साफ नहीं किया है कि बीजेपी को नेगेटिव रिपोर्ट कब, कहां और कैसे मिली, लेकिन इस चुनावी जंग में तकरीबन हर पार्टी ऐसी चाल चल रही है। इन सब के बीच अमित शाह ने बंगाल में रैली और रोड शो किया। गोसाबा की चुनावी रैली में शाह ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी। वहीं ममता ने रैली में लोगों को बीजेपी से सावधान किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। यहाँ कहते हैं गुंडे मारेंगे, अरे मैं कहता हूं डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए, बंगाल के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। एक पाता करे एडभार्टाइजमेंट दिएছে হ্যান करेंगा ত্যান करेंगा, বল কি মিথ্যে স্বপ্ন দেখাচ্ছো? বলো 15 লক্ষ টাকা করে দিয়েছো, সবার অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন মা ভাই বোনেরা, পেয়েছেন? ওটাও যেমন ममता ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने का दांव खेला है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ममता के खिलाफ बीजेपी नेताओं की पूरी फौज उतारने को लेकर तंज कस रही है। Along with 25 ministers and his teleprompter, anytime he can come and debate these issues with us. I also want to ask Mr. Modi and Mr. Shah, because many of their MPs are now standing for MLA. एक ही question है, who is your chief minister candidate in Bengal? I challenge you to name your chief minister candidate. इसी बीच बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। 13 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में 2 नाम खास है। ये है अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी, जिन्हें बलूरघाट से टिकट दिया गया है। पहले उन्हें अलीपुर द्वार से उतारा गया, लेकिन अब उनकी सीट बलूरघाट कर दी गई है। वहीं जिस चौरंगी सीट से शिखा मित्रा ने ये कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि वो बीजेपी में है ही नहीं, वहां से देवव्रत माझी को टिकट दिया गया है। तृणमूल ने जहां एक ही बार में सारी 294 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, वहीं बीजेपी को कई लिस्ट जारी करनी पड़ी है। इस पर भी तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज किया था, और वो भी माइंड गेम का ही हिस्सा था। कोलकाता से सुरागी रॉय, पौलमी साहा और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम होते हैं हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।